नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप सभी का फिर से अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। आज यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमने लास्ट 2 वीडियोस में, जिसमें हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो अब 32 दिन बचे हैं, एज यू कैन सी ऑन योर फोन स्क्रीन्स, और जिस भी स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि जो 32 दिन अब बचे हुए हैं उसकी तैयारी को हम यहाँ पर फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि टाइमली आपका सारा रिवीजन हो सके। तो अभी जो मैंने लास्ट 2 वीडियो दी थी, जिसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी के काफी हिस्से को वहां पर कवर किया है, जहाँ वहां पर अपवाह तंत्र को कवर किया हो, या पूरे ज्योग्राफिकल पार्ट को, हिस्से को स्टार्टिंग के पार्ट 1 में हमने देखा था, तो 2 वीडियो आपकी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिवीजन सीरीज में वहां पर मैंने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पीवाईक्यू के तौर पर घटना चक्र पूर्वावलोकन में आए हुए हैं, जो जर्नल ज्योग्राफी है उसमें, उसको हम वहां करेंगे जो यूपीपीएससी प्री में स्पेसिफिकली पूछे गए हैं, या हाल फिलहाल के 10-15 सालों में जहां पर भी ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। क्योंकि देखिए, पढ़ कितना भी ले, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है पीवाईक्यू के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम जानेंगे कि क्वेश्चंस की प्रकृति कैसी होती है, तो उनको समझने के लिए यहाँ पर आपके लिए घटना चक्र के साथ जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसके पीवाईक्यूज को हम आज यहाँ पर अपनी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत करेंगे, ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं भी है या है भी, तो इसको फटाफट अपने कानों में ईयरफोन लगाइए, काम करते करते इसको सुनते रहिए, ताकि आपका काम चल सके। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। टाइप करें संकल्प से सफलता, नॉर्मली टाइप करेंगे तब भी मेरा चैनल आ जाएगा। मेरा फोटो जो है लोगो लगा हुआ है। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, वहां पूछ सकते हैं। इसे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, इवन द हिंदू, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर के पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, अब हम आगे की सीरीज में चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि हम घटना चक्र के जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो ज्योग्राफी के पोर्शन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के पोर्शन को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन प्रश्नों को आज हम देखेंगे उनको हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कितने पेज पर है। उसको जरा थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, तो उससे पता चलेगा कि किस पेज पर जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैंने कहा अपवाह तंत्र, जैसे आप देखें अपनी भी निकाल लीजिए बुक, उसमें देखेंगे अपवाह तंत्र, जिसमें इतना जैसे गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इस तरह से और भी तंत्र है। पेज नंबर 90 पर, ये मेरी अपडेटेड है, 2025 वाली है, तो आप इस पे इसको इसके साथ देख सकते हैं। अपनी भी जो है बुक निकाल लीजिए, उसमें भी आप जो है इसको यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, तो और चीजें आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इसको देख लीजिए पहले हम। अपवाह तंत्र जो है ड्रेनेज सिस्टम, उसको ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि पीवाईक्यूज में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स, उनको हम यहाँ पर देखें। जो आपको लगता है कि जिसके आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती है, उनको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको? क्लियर है, स्पष्ट हो रहा है? सारा स्पष्ट है? मैं बार बार कैमरे में देख लेती हूँ, ताकि चीजें स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको दिखेगा नहीं तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ें। थोड़ा सा स्मॉल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस पे पहले देखते हैं कि कितने पानी में आप हैं। चलिए, गंगा नदी का उदाहरण, गंगा नदी किसका उदाहरण है? यहाँ पर क्या देखना है, गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है यहाँ पर? थोड़ा सा पेन की थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, ताकि और थोड़ा स्पष्ट हो सके। गंगा नदी उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, आक्रमणवर्ती अपवाह का, या परवर्ती अपवाह का। ठीक है, तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, हालांकि पुराना प्रश्न है, लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिस के तौर पर आए हैं। क्यों क्यों हमने यही टॉपिक चूज किया, अभी बताया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को काफी हद तक वहां पर जो है अपवाह तंत्र को पढ़ाया हुआ है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं इसमें, यहाँ पर और जैसे अब ये तो ब्रह्मपुत्र नदी वाला है, गंगा तंत्र पे ही पहले हम चलते हैं।
ताकि गंगा नदी वाला जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए, क्योंकि उससे काफी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, काफी प्रश्न आपके उससे क्या है पूछे गए हैं, तो उसको हम यहाँ करेंगे। तो जिसने वो पुराना वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है, जो मैंने पढ़ाया था, जो पुराना जिसमें मैंने ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पढ़ा दिया है, वो जाके जरूर देखिए। चलिए इसको पहले हम यहाँ पर देखते हैं। बांग्लादेश में ये प्रश्न देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद, ध्यान रखिएगा मैंने पढ़ाया है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। इस प्रश्न का उत्तर है पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इसी सीरीज में जिसमें मैं रिवीजन करवा रही हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या कहलाती? पद्मा कहलाती, हमने देख लिया है। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी? सुंदरबन डेल्टा का, ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी में पूछा गया है तो आपसे कहीं और पूछा ही नहीं जा सकता। देखिए ज्योग्राफी जो है, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जबकि ऑप्शंस आपको कई सारे दिए गए थे। आप समझिए, सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो भारत और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों से द्वारा हुआ। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष भाग आपके भारत में आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आप वहां से कुछ भी उठा के, और देखिए जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, मोस्टली आप देखेंगे जो घटना चक्र के प्रश्न है उससे ही पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न और हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुने। जैसे देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी के नदी के संगम पर स्थित है, क्लियर है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी शक्तिपीठ के रूप में जो है, सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 और 4, 1 2 और 4। ऑप्शन चौथा है 1 2 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आइए इसको यहाँ पर समझते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों का स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से है कि सारे ही ऑप्शंस एक्चुअली 1 2 और 3 सही थे, चौथा इसलिए गलत है क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में, ध्यान रखना है। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसलिए कथन 4 यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि वहां पर दूसरा ऑप्शन पुट कर दिया। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनता है। प्रश्नों का नेचर क्या है उसको समझना है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, क्वेश्चंस के नेचर को नहीं समझा है, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं आपको डिलेमा में रखना ही नहीं चाहती हूँ कि झूठ बोलूं नहीं, बस व्यूअरशिप बढ़ाऊं, नहीं नहीं, आपको क्लियर बताना मेरा फर्ज है कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी ना हो एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न आज का क्या है? निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जिले में स्थित ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इन्हीं को मिलकर जो है आगे आपकी गंगा बनती है, ध्यान रखना है। आप कभी जाएंगे तो अलकनंदा का जो नदी का पानी बहुत साफ है और भागीरथी नदी का जो पानी काफी गंदा दिखता है और बहुत ठहराव दिखता है, लेकिन काफी गहरी होती है और आगे जाके ये गंगा का निर्माण करती है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, जबकि अलकनंदा में आपका किन किन नदियों का संगम होता है? जो देवप्रयाग में है कौन कौन सी नदियां? अलकनंदा और भागीरथी, और विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा का होता है। ये क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमने देख ही लिया है। इसके बाद ये प्रश्न देखिए, इस तरह से प्रश्न यूपीपीएससी बहुत बड़ा ही चाव से पूछता है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 देखिए हमारा सर चकराता है और हमसे गलतियां कराने की संभावनाएं पैदा करता है। और इसमें तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जब 1-2 उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो या उसने नजरों से ये प्रश्न गुजरा हो या इस तरह का टॉपिक पढ़ा हो। जैसे एक तरफ स्थल दिए गए, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया, ध्यान रखिएगा। जैसे रुद्रप्रयाग, ठीक है, उसके सामने भागीरथी, अलकनंदा, अभी हमने पढ़ा है नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, देव प्रयाग, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। कूट दिए गए ए बी सी और डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर नहीं, इसकी सीधी एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको समझते हैं। देखिए इससे हम समझने की कोशिश करते हैं इसका करेक्ट क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी, अलकनंदा से हो रहा है, जबकि
इंपॉर्टेंट क्या है, नंद प्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी, ठीक है, विष्णु नंद प्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलित नहीं है। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, ठीक है। और काफी बार ऐसे देखेंगे 4-5 प्रश्न हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि हटा दिए जाते हैं क्योंकि उनका आंसर जो है आयोग के द्वारा गलत दिया गया है या वो आंसर क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से हटा देते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पर इसको कर चुके, तो घबराने वाली बात नहीं, इसको मैं अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, ठीक है। हम थोड़ा सा ऊपर चलते, जो प्रश्न रह गए हैं इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक ये प्रश्न, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी कौन सी है, तो काली नदी। देखिए पूर्वी धौली गंगा नदी जो है वो काली नदी की सहायक नदी, काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, गोरी है, कुतु जंगती है, सरजू है, लोहावती है, लदिया है। ये देखिए उत्तराखंड पीसेस का प्रश्न था लेकिन सामने आया तो हमने भाई इसको रिवाइज कर लिया। ऐसा कोई पाप तो लगेगा नहीं अगर हम रिवाइज कर लेंगे उसको, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, क्यों अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हैं जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति, जिस प्रकार से भारी वर्षा के कारण उत्तराखंड हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ठीक है, चाहे आपका पंजाब हो, तो देखेंगे किस प्रकार से त्राहिमाम की स्थिति में अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन के बनने की संभावना बन सकती है, क्योंकि हर चीज को करंट से जोड़ने की भी कोशिश किया करिए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा तट के अवस्थित, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी पे। तो अलकनंदा के तट पर जो है बद्रीनाथ का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, और केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी पर अवस्थित है। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद इस पे दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इस साइड आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए। गंगा नदी, देखिए क्या प्रश्न है, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में को चिन्हित करता है, सोन, शारदा अथवा सरयू जिसको बोलते हैं, गोमती या रामगंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है गोमती, ठीक है, ऑप्शन सी। क्यों सही है, गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है गोमत ताल फुलहर झील, गोमत ताल फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप किसका एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी का। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा 21वां प्रश्न देखिए, ये देखिए इस तरह से पूछा और बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बहुत से बच्चों को, काफी मैसेज आते हैं एग्जाम के बाद कि मैम ये प्रश्न समझ नहीं आता है। इसको देखिए, यहाँ यूपीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया, ठीक है। कथन ए और कारण दो चीजें देता है। कथन ए कहता है दिल्ली और आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर क्या कहता है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। नीचे दिए कूट का प्रयोग से सही उत्तर हमें चुनना है। क्या आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही, इस प्रकार से देता है और हमें भरपूर तरीके से कंफ्यूज कर देता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। क्यों, क्योंकि ए कथन सही है पूरी तरीके से यहाँ पर, लेकिन आर यहाँ पर जो है गलत है। कैसे, अब कथन आर गलत क्यों है, क्योंकि यमुना एक जो सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने के कारण, क्या कारण है, प्रदूषण का कारण है। लेकिन अभी बारिश की इतनी भयानक भयावह स्थिति होने के कारण यहाँ पर बड़ा फेमस जो एक पुल है, जहाँ से आपकी रेलवे स्टेशन से जो एक ब्रिज पड़ता है ओल्ड दिल्ली के लिए, वो लोहे का पुल, पूरा समझिए उसके लेवल में यमुना आ गई थी अभी 4 दिन पहले। तो इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रामगंगा हो जाएगा, ठीक है, रामगंगा हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर इसको रीलोड कर लेते हैं। पिछली क्लास में भी यही हो रहा था, जब देरी होती है ना तो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही आती हैं। 1 सेकंड का समय लगेगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर जो हमने पढ़ा, इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ा दिए इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें जाके देखिए ये सारे प्रश्न आपको समझ आ जाएंगे कि भाई ये यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी रामगंगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे आते हैं, इसमें और देखते हैं जो आपके यूपीपीएससी में भागीरथी नदी निकलती है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि पूछ सकते हैं, काफी बार कई अलग अलग स्टेट में पूछा गया है। भागीरथी गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। तो ये गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें आते हैं,
ये प्रश्न कब पूछा गया? यूपीपीएससी 2020 में प्री में पूछा गया। प्रश्न क्या है, आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। क्या आपको प्रश्न दिख रहा है? ये प्रश्न आपका यमुना नदी वाला है, ठीक है। प्रश्न यमुना नदी वाला है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मैंने पढ़ाया है आपको, जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 यूपीपीएससी प्री रिवीजन का देखा है, जैसे छोटे नोट्स बड़ी तैयारी के अंतर्गत मैंने पढ़ाया है। यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार करना, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे पहला है बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा है सिंध, चौथा है चंबल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो अब यहाँ पर कूट देख लेते हैं, जो कूट दिया गया है। कूट है यहाँ पर पहला क्या कूट है? 2 4 3 1 और 2, 1 2 3 और 4, 3 2 1 और 4, 2 3 1 और 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि चौथा, तीसरा, एक और दूसरा कथन ठीक है। समझिए कैसे। यहाँ पर यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से जो पूर्व की ओर बहती है, उनका क्रम देख लीजिए। प्रश्न कई आया है हाल में ही। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पश्चिम से पूर्व यमुना की सहायक नदियां कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। ये नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। इस कारण से आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया है? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद यहाँ पर हम और देखते हैं, इस साइड में अगर कोई प्रश्न रह गया है हमसे यूपीपीएससी का, तो देख लेते हैं एक बार। यूपीपीएससी भी और वैसे भी अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बता दूंगी। जैसे आरओ एआरओ में अब आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण जो है क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोन। दिए गए विकल्पों सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद 2019 में यूपीपीएससी प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। ये वाला क्वेश्चन है, मोरीबंद, ठीक है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ठीक है, मोरीबंद डेल्टा किस निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? ऑप्शन ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी महानदी डेल्टा, ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा, ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल डेल्टा जो है मोरीबंद डेल्टा का एक उपविभाग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं जूम इन कर दूंगी, डोंट वरी। इसमें हमने देखा 2019 का ये प्रश्न था, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसका वो पढ़ने की आवश्यकता है, चलो पढ़ लेते हैं। जो हमने प्रश्न देखा था, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? तो बंगाल डेल्टा का है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है। चलो, दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अभी हमने डेल्टा के बारे में देखा था ना, तो सुंदरबन डेल्टा जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। फिर इस तरह से काफी चीजें, मोरीबंद डेल्टा को ये नाम बागची 1944 द्वारा दिया गया था, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया है ऑलरेडी। अब इसके बाद हम और देखते हैं, यूपीपीएससी प्री में कोई प्रश्न दिख रहा हो तो बताइएगा। ये प्रश्न जैसे कि यूपीपीएससी का है, प्री 2021 का है। आइए 37 नंबर पर देखिए, 37 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अब ध्यान देना है, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहाँ पूछते हैं कि नहीं है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के दौरान क्या होता है कि हम फोकस नहीं हो पाते, तो ऐसी जगह पे हम गलतियां कर देते हैं। तो कहाँ गलतियां करने से बचना है, क्वेश्चंस की प्रकृति के दौरान आपको ये भी सीखना है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी जलांगी नदी, ऑप्शन डी जोक नदी। ये यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका जोक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि महानदी बेसिन का हिस्सा है जोक नदी, ठीक है, जो कि महानदी की सहायक नदी है जोक नदी, और जो भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर बहती। जबकि पुनपुन, अजय और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड और बिहार से, अजय नदी का प्रवाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और जलांगी नदी का प्रवाह कहां से कहां तक है? पश्चिम बंगाल में होता है। स्पष्ट है? यहाँ पर यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है, आप देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यूपी आरओ का 2021 में एक प्रश्न पूछा गया, चलिए उसको भी नजर डालते हैं। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है?
नहीं होती है उत्तर प्रदेश से प्रवाहित। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी हिंडन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन सी डी शारदा नदी। तो गंडक नदी जो सी ऑप्शन है वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, और ये क्यों? क्योंकि ये नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, अभी हमने ऊपर भी समझा था। और सोनपुर ये तथा सोनपुर और पटना से के निकट गंगा से मिल जाती सोन, हिंडन और शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं? सोन, हिंडन और शारदा नदी। जबकि कौन सी नहीं होती है? गंडक नदी उससे प्रवाहित नहीं होती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला और देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी मैंने पढ़ाया है, तो इसको मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया है। इसके प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं जो आपके पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कह सकते हैं यूपी जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम लेते हैं यूपीएससी, उसमें जो पूछा गया उसके अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, देखिए एक आईएएस का क्वेश्चन है। इस आईएएस का क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि कभी कभी आजकल कुछ सिमिलैरिटीज बहुत दिखने लगी है पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में। जैसे तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तीस्ता नदी का जो उद्गम है वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। क्लियर है यहाँ तक? पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीस्ता नदी के लिए कह रहे हैं। तीसरा कथन कह रहा है तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर ध्यान रखना है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना है। ऑप्शंस क्या है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा कथन इसको लेकर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम अगर देखें तो सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बू नदी के इतने मीटर की ऊंचाई पर होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का मेन अगर देखें तो इसका उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत से स्थित आंगसी हिमनद है। ठीक है, इसलिए कथन एक गलत है, बाकी आप देखेंगे 2 और 3 यहाँ पर ठीक दिए गए हैं, वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं लेटेस्ट में कोई, जैसे यूपीपीएससी प्री का 2006 का प्रश्न। देखिए 2006-7 से नहीं, कम से कम 15-20 साल के प्रश्नों को देख के जाना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक हो गया, पॉलिटी के कुछ प्रश्न करंट के अलावा अगर हम देखें तो। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, जो एक ही जगह से वो उत्पन्न होते हैं? जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है उनका उद्गम तिब्बत का पठार ही है। बाकी का आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं कि बाकी का उद्गम स्थान जो है, स्रोत बिंदु क्या है उनका। ठीक है, अब ये यूपीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्लियर हो रहा है? देखिए ऑप्शन 11 नंबर दिया गया है। नीचे दो कथन दिए गए, इसको यहाँ देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और अभिकथन जो कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कहता है? इस तरह के प्रश्न आते हैं और आएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पहला कथन कह रहा है। कारण क्या कह रहा है? उसने स्टेटमेंट दिया, उसका रीजन बता रहा है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो चलिए नीचे क्या कूट दिए गए उसको हम यहाँ देख लेते हैं। कूट ये दिए गए हैं कि भाई देखिए कूट ये है, ए और आर दोनों सत्य है, स्पष्ट है। ए और आर यहाँ पर, ए और आर जो है दोनों सत्य है, कूट कह रहा है ए और आर यहाँ पर दोनों सत्य हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी क्या कहता है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी कहता है ए गलत है लेकिन आर सही है। यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि भाई सही सी बात है, अब कह रहा है कि उसने जो है बहाव वहां से चेंज कर लिया, उसका प्रभाव। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग तो थी, लेकिन दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के बाद इसने अपना मार्ग बदल लिया। क्यों? देखेंगे दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गए, जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपर्दन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली और नदियों की अपनी जलधाराओं में समेकित हो जाती है, उसमें मिल जाती है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों के ये प्रमुख गुण होते हैं। तो हिमालय की नदियों के प्रमुख गुण क्या है? नदी अपहरण का भी एक इनका प्रमुख गुण है, जिसके कारण वो अब उस ओर मुड़ गई है। भाई पानी ही तो है, जल ही तो है, अपना रुख मोड़ लिया, यहाँ लोग अपना रुख मोड़ लेते, वो तो जल ही है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है प्रश्न क्या है,
इसके बाद हम यहाँ देखते हैं और हमारा प्रश्न क्या कहता है आगे। ये हमने देख लिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसके बाद दक्षिण भारत की नदियां, ये भी हमने किया हुआ है, तो चलिए इसको भी फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब आया है सामने तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। जैसे यूपीपीएससी 2014 फिर 13 इन सब में ये प्रश्न दिया गया। ये प्रश्न क्या है आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण की नदियों के बारे में काफी बार पूछा गया प्रश्नों में से एक प्रश्न कहूंगी मैं ये। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए मैं एक बार अपना ये जो लैपटॉप का पावर ऑफ हो रहा है उसको कनेक्ट कर लेती हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, हो गया ना, हाँ ठीक है, ओके ओके फाइन। चलिए ठीक है, कथन ए क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ऐसा कथन कह रहा है। कारण क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करती हैं? तो कारण कहता है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से ऐसा होता है। चलिए अब इसका हम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कर लेते हैं, और इसका जो कूट है वो यहाँ पर दिया गया है आपका, ठीक है। कूट यहाँ पर दिया गया, इसको हम बीच में लेकर आते हैं, कूट ये दिया गया है आपका। कहते हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सी सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, डी ऑप्शन क्या कहता है, ए गलत है आर सही है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ऑप्शन ए कह रहा है कि सही है, यानी कि दोनों कथन और कारण सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिम घाट से होता है और पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण भी करती हैं, जैसे डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर आगे की ओर बढ़ती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण भी करती हैं। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि वो छोटे मार्गों को अपना लेती, तो वहां से बाकी सारा अवसाद जो है अपने साथ लेकर नहीं आ पाती हैं। प्रथम तथ्य के आधार पर कथन और कारण दोनों गलत है, जबकि दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही हो जाता है, इसलिए हमारा विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपका अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे यूपीपीएससी प्री में अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोण फॉल्ट थ्रो ठीक है से होकर बहती है। ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, चौथा है कृष्णा। तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नर्मदा नदी घाटी जो है किसका उदाहरण है, भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, हास्ट का, तो भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी, ठीक है। तो ऐसे अगर सामने प्रश्न आ रहे हैं तो कर लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं हो जाएगा, इवन रिवाइज ही हो जाएगा। अब हम ये प्रश्न देखते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से, फिर वही इशू, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से रीलोड कर लेते हैं, हो जाता है जब कंटिन्यू, क्योंकि सुबह से कॉन्टिन्यूस मेरे शूट होते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते जितना मैं टायर्ड होती हूँ उससे कहीं ज्यादा ये टायर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें लगे रहना है, क्योंकि आपका ख्याल रहता है कि कैसे भी आपका प्री निकले, आपका प्री निकलेगा तो हमें भी खुशी होगी कि चलो भाई जो मेहनत इतनी की जा रही है वो सही जगह पर उसकी जो है डिमांड हो रही है, सही जगह पर उसका रिजल्ट आ रहा है। चलिए, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए शरावती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है, तो इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा जो है पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इसको हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक और देख लेते हैं, एक प्रश्न यहाँ पर भी है कि कथन ए क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्न पूछता है यूपीपीएससी, ठीक है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण क्या कहता है, क्यों करती है, क्योंकि वह एक भ्रंश घाटी बहती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्यों, क्योंकि ए गलत है और आर सही है। आइए देखते हैं इसकी अगर व्याख्या दी गई है तो उसको हम यहाँ पर देखने का अवश्य प्रयास करेंगे, वरना हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसका प्रमुख कारण है कि वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव होता है, जिसके कारण वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब यहाँ पर कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोण, ये हमने देख ही लिया है अभी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई प्रश्न रह जा रहा है यूपीपीएससी का तो बता दीजिएगा, क्योंकि स्क्रॉल करते वक्त बहुत बार नजरों से जो है गुजर नहीं पाता है। इसके बाद हम यहाँ पर अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और देखते हैं अगर आपका यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो
ये देखिए यहाँ पर एक प्रश्न मिला है मेरे सामने जो 2018 यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से, क्लियर है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? कौन नहीं निकलती? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती तापी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कवाम। ऑप्शन बी ताप्ती नहीं निकलती है। क्यों? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर यानी कि बैतूल जिला से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कवाम पश्चिमी घाट से निकलती है। यहाँ तक क्लियर है? एक और प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। आप बता दीजिए गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये कहाँ कौन से सागर में जाके मिलती है अंत में? जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं तो मजा नहीं आता है पढ़ने में, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत हो रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो प्रश्न और है, जैसे कि यूपी आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। डजंट मैटर, हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, गवालीगढ़ पहाड़ियों में, अमरकंटक में। ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में जो है कावेरी नदी का उद्गम हमें स्थान देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पर यूपीपीएससी में एक और प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या नर्मदा को? तो याद रखिएगा कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प ए था, लेकिन कावेरी जारी किया था। और वही एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो कॉन्ट्रोडक्टरी है, इसका सही आंसर जो है आयोग जो बताएगा उसके अनुसार ही सही होगा। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते अपन यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं अगर कोई प्रश्न रह गया है यूपीपीएससी में। देखिए यूपीपीएससी प्री में अगर हाल फिलहाल की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन ए अरीय, ऑप्शन बी खंडित, ऑप्शन सी वृक्षनुमा, ऑप्शन डी जालीदार। इसको मैंने शॉर्ट्स नोट्स के दौरान पढ़ाया है, तो जिन्होंने पढ़ा है वो समझ गए होंगे। वृक्षनुमा रखती हैं मुख्यतः अपवाह तंत्र की नदियां दक्षिण अपवाह तंत्र की। ठीक है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महानदी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रह गया है तो देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे कुछ यूपीपीएससी का अगर देखिए, किन निम्नलिखित निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ऑप्शन सी गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जबकि महानदी का कुछ 1,41,000 है, गोदावरी का 3,12,000 है तथा कृष्णा का 2,58,000 है। इस प्रकार से विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक और देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ऑप्शन सी गोदावरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2021 में भी और 2022 में पीसीएस प्री में पूछा गया आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन डी महानदी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन है तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन डी महानदी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, क्योंकि महानदी बेसिन का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। और नर्मदा बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में। वही कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और ताप्ती बेसिन का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए एक ही प्रश्न के एक्सप्लेनेशन से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल गया, तो हमें स्मार्टली पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है अगर वहां पर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एज इट इज ही प्रश्न पूछ लेगा, हो सकता है उसके एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ और प्रश्न मिल जाए ताकि उसका उत्तर आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हो तो एग्जाम में दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ पूछा गया है आपका यूपी में और कुछ हाल फिलहाल में तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अन्य नदियों में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है देख लेते हैं, एक दो प्रश्न अगर आए होते हैं तो। जैसे यूपी सी में आपका आरओ में 2014 में और 12 में पूछा गया था, निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती? रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। तो सतलज नदी जो है वो हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज बनाती है और ये नदियां हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय की नदियां हैं।
ठीक है। अब यूपीपीएससी प्री में 2020 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय की नदी है? झेलम, सतलज, गंगा, रावी। आपकी सतलज नदी है, इसको अभी हमने ऊपर देखा था। सतलज नदियां जो है हिमालय की श्रेणियों को काटकर गार्ज बनाती हैं और ये नदी हिमालय यानी ट्रांस हिमालय की नदियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद और बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं अगर कोई प्रश्न है। देखिए यूपीपीएससी का जो री एग्जाम प्री का हुआ था उसमें पूछा गया दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए और सी यानी जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल दोनों दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जबकि देखेंगे ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। जबकि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें विकल्प सी ही का सही माना था। तो भाई यूपीपीएससी क्या सही मानता है वही सही हो उनके हिसाब से, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं अपन उसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और प्रश्न देखते हैं यूपीपीएससी का, अगर कोई हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है फटाफट से देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। यूपीपीएससी प्री में निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सिरहिंद नहर, एडन नहर, वेस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो एडन नहर जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। ये 65 किलोमीटर लंबी और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है ये नदी। क्लियर है? चलिए इसके बाद और यूपीपीएससी प्री में आपका एक प्रश्न और सामने देखिए निकल कर आया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल लेकिन निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी, कंफ्यूजन कर सकता है। ऊपरी भाग में मीठा जल, निचली भाग में खारा जल मिलता है, प्रवाह मिलता है। बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी लूनी नदी, इसको मैंने पढ़ा है। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती नाम से भी जाना जाता था। और पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। नदी सरस्वती में इसमें मिलने के बाद ये लूनी नदी कहलाती है। अपने प्रवाह के मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, लेकिन बाड़मेर के बलोतरा में पहुंचकर इसका जल खारा हो जाता है, लवणीय हो जाता है, जहां इसके प्रवाह मार्ग की सतह में लवण समृद्ध होने के कारण होता है। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें कुछ अगर यूपीएससी में कुछ पूछा गया है। ठीक है, यूपीपीएससी में, माफी चाहती हूँ, यूपीपीएससी में अगर पूछा, देखिए ये यूपीपीएससी प्री में पूछा गया था, निम्नलिखित कौन बेतवा नदी पर बनाया बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रेहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध। तो ऑप्शन डी राजघाट बांध बनाया गया है। क्लियर है? चलिए और देखते हैं इसमें कुछ अगर है आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट। यूपीपीएससी प्री में दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के संबंध में समझौते स्मृति पत्र पर, ये खैर बहुत पुराना है, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड भी रहेगा तो उसको हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पर उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पता चले आप फंस जा रहे हैं फिर उसमें। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर दिखा तो रहा है ऑप्शन सी आई थिंक नीचे से होगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, इसमें यूपीपीएससी में ये 1 और 2 को सम्मिलित करना, नदी और उनकी सहायक नदियां हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, जैसे गंगा के सामने भीमा सहायक नदी दी गई, गोदावरी के सामने केन, कृष्णा के सामने मंजीरा, यमुना के सामने सोन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी कैसे सही है देखते हैं। ए को यहाँ गंगा नदी सोन की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी सोन है। ठीक है, इसके बाद गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है, इसके बाद कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है, और इसके बाद यहाँ पर यमुना नदी की सहायक नदी केन है। क्लियर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यूपीपीएससी में ये संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, यूपीपीएससी मेंस जब होते थे इस प्रकार से 2013 में, तो पूछा किशन गंगा एक सहायक नदी है किसका? झेलम नदी का है, सहायक नदी है। यूपीपीएससी 14 आरओ में पूछा मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार झील से निकलती है मुंबई की मीठी नदी झील। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कुछ रह गया है देख लेते हैं। यूपीएससी प्री में पूछा था, कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा, लेकिन घबरा देने वाला होता है कभी कभी ऐसी चीजें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने, एक सेकेंड, ये हमारा ना एक्चुअली पेशेंस टेस्ट करता है।
पेशेंट टेस्ट करता है आपका और मेरा भी, मैं करती हूँ आपका और आप करते हैं मेरा कि मैडम देखिए बस जल्दी छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा पढ़ाई अब हो नहीं रही है, लास्ट टाइम है, मेरे को नाश्ता करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को फटाफट से खाना खाना है। चलिए बस ऑलमोस्ट हो गया, बस इसको यहाँ पर एक दो प्रश्न और देखते हैं, फिर इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चंबल, दामोदर, गंडक और रामगंगा। इस प्रश्न का उत्तर है दामोदर, ऑप्शन बी, जो अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपा पहाड़ी से निकलती है, हजारीबाग पठार और रांची पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, इतना हमने पढ़ लिया है, इसको हम थोड़ा सा कल और करेंगे, तो एक पार्ट और लेकर आऊंगी जिसमें ज्योग्राफी में जो थोड़े से नदियां इत्यादि पठार जो जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बेस पर हम यहाँ पर एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप सबसे आशा करती हूँ कि आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और टाइमली नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और ये जो जो कुछ सवाल यहाँ पर भारत के संबंधित दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर करिएगा, वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत करिए, भले ही स्पीड बढ़ा लीजिए पर स्किप मत करिएगा। और अभी तक चैनल जो संकल्प से सफलता का मेरा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आप देखेंगे रात शाम को जो है 8 बजे मेरा करंट विद स्टैटिक टॉपिक, जो भी आज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या PIV या एयर इंडिया में जैसा भी जो है आकाशवाणी इत्यादि में जो करंट मुद्दा रहा होगा, जो आपके मेंस और प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसको मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे मेरे द्वारा लाइव क्लासेस दी जाती है, जाके वहां पर मेरे साथ जरूर जुड़ेगा। धन्यवाद।